वो आपको शो करूंगा और आप कहेंगे कि ये वाकई बड़ा ट्रिकी साबित हो सकता है, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स का दौर चल रहा है, टेक्निक्स का दौर चल रहा है, ना कि हम बहुत कुछ पढ़ते रहें लेकिन वो वेल डायरेक्टेड ना हो, तो फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो और हम एक डायरेक्शन में सफर करें कि क्या अहम है क्या नहीं है, उस पर फोकस्ड रहें। कुछ लिस्ट्स आपको दिखाएंगे अहम कामों की कि जो बहुत ही अहम हो सकते हैं आपके पेपर के हवाले से। तो ये हमारा एक छोटा सा मतलब आज का पैकेज है। लेकिन उससे पहले जो कुछ हमने पिछले हफ्ते किया उसमें हमने नॉर्थ से शुरू किया, बल्कि हमने रोमन्स से शुरू किया। रोमन्स ने कैसे इंग्लैंड को छोड़ा, और फिर केल्टिक कैसे आए और वो ब्राइटॉन्स कैसे बने, और फिर कैसे सेक्सन्स आए, फिर नॉर्मन्स कैसे आए, एंगल लैंड से फिर वो इंग्लैंड कैसे बना, और उसके बाद फिर आगे की हिस्ट्री प्री चौसेरियन एज, और फिर चौसर्स एज, और हमारा नेशनल लिटरेचर शुरू हुआ, यानी इंग्लिश लैंग्वेज शुरू वहां से हो गई थी। ये कुछ हम डिस्कस कर चुके जी लास्ट। और अब जनाब मैं जाऊंगा डायरेक्ट स्क्रीन शेयर पर, और इसी की रिवीजन जल्दी से हम एक नए अंदाज में करने जा रहे हैं। We can categorize the development of English into three distinct eras: Old English from 450 to 1100, Middle English from 1100 to 1500, and Modern English from about 1500 up until the present. And just like animals, languages fade and go extinct. One language may spread so wide, for example, that in specific languages now include German, English, Dutch, Swedish, Danish, and quite a few more. नोबेल प्राइज विनर, और कोई लिस्ट बहुत लंबी नहीं है, देखिए 1901 से शुरू है, और वैसे ही याद होने चाहिए। अच्छा, ये इतनी अहम बात नहीं होती कि ये मतलब नोबेल प्राइज विनर्स हैं और ये बस अहम है, दैट्स नॉट इनफ एट ऑल, क्योंकि ये तो आप याद कर ही लेंगे, 10-10 रोज के भी रखेंगे तो हो जाएंगे। अच्छा, लास्ट वीक हमने वोकेबलरी का भी रखा था, हाफ ऑफ द वोकेबलरी इज डन विद फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ ने अभी छेड़ा ही नहीं है। तो देखें जी, अपनी अपनी मोटिवेशन है। यहाँ तो सिर्फ मुकाबला करने वाले, रोड पर कोई किसी का लिहाज नहीं करता कि कौन लर्नर है और कौन एक्सपर्ट है। रोड पर, रोड की अपनी एक साइकी है, वहाँ की अपनी एक भीड़ है, वहाँ हर एक तेजी में है। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई रुक जाएगा, कुछ मेरी वजह से काम कम हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा कोई नहीं करने वाला। जो एक हफ्ता हो गया वो हो गया। अगर आप इस इंतजार में कहीं और ज्वाइन करेंगे, कुछ और कर यहाँ देर से ज्वाइन करेंगे, तो समझें यू आर डन विद। फिर आप में उतना मोटिवेशन लेवल, उतना पेट्रोल नहीं है कि आप टारगेट को हिट कर सकें। अच्छा जनाब, ये लिस्ट है पूरी, ये आपने बिल्कुल परेशान किसी भी हवाले से नहीं होना, आप आसानी ये मुझसे ले सकते हैं ये लिस्ट। अच्छा, ये लिस्ट मैं बता आपको ये रहा था कि ये लिस्ट इतनी अहम अपने आप में नहीं होती, लेकिन अगर देखा जाए ये लिस्ट अहम क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये लिस्ट अहम क्यों है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों का एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि वो फौरन ये चाहते हैं कि जो दिखाया जा रहा है वो हमारे पास आ जाए। पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स का मसला ये भी है, पोजेसिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, इगोइस्ट होते हैं। सेल्फिश कहना तो खैर मुनासिब नहीं है। अहम जो मैं बता रहा था वो ये नहीं है कि इसका रट्टा लगा लें भाई, अहम ये है कि इनमें से आधे ऐसे होंगे जिनमें से 2, 3, 4 नंबर का आपका पेपर आएगा, और वो आएगा इसी तरह से कि नाम इसका लिखेंगे, कोई आइटम इसके, कोई वर्क्स पूछ लेंगे किसके हैं, इसके 2-3 अहम, हर एक के इसमें से जितने लोग मौजूद हैं वो मौजूद ही हैं। किपलिंग है, चाहे वो किपलिंग कहीं होगा यहाँ, किपलिंग ये है, ये देखें, बहुत बार आ चुका किपलिंग के बारे में, यूके पोइट नोवेलिस्ट है। तो खाली इनके नाम नहीं याद रखें। 1907 का किसे मिला नोबेल प्राइज जी, वो आप आराम से टिक लगा देंगे। ये बेसिक लेवल का प्रिपरेशन है, जो हम राउंड 1 कर रहे हैं उसमें इतना ही प्रिपरेशन काफी है कि 1907 में नोबेल प्राइज किसको मिला, या किपलिंग को कब मिला। तो ये आप फिलहाल बेसिक पर तो ये कर सकते हैं कि 1907 में किसे मिला था जी, किपलिंग को मिला था। अगर आ जाते हैं किपलिंग के वर्क्स, ये है दूसरे राउंड की बात कि आप दूसरा राउंड जब शुरू करेंगे उसमें हम किपलिंग के वर्क्स। तो अहम बात क्या हुई कि ये सारे ही इतने अहम हैं कि ये नोबेल प्राइज विनर्स हैं। ये इसका टिप है कि अहम राइटर्स हैं, इनके वर्क्स आप देख लें। तो अक्सर पूछा जाता है कौन से राइटर्स करें, सैकड़ों हैं, हजारों हैं, इनके आपने 3-3, 2-2 वर्क्स देख लेने हैं बस। जो ये नॉवेलिस्ट आपके सामने हैं, अगरचे पूरी दुनिया से मौजूद हैं, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशंस इनकी जिनकी मौजूद हैं वो ज्यादा अहम है। किन की मौजूद हैं वो फिर एक लंबा काम हो जाएगा, वो मैं बता दूंगा आपको। ये देखें जी, सर विंस्टन चर्चिल मौजूद हैं, यूके से हिस्टोरियन है, ओरेटर है। इनको 1953 में मिला था, हालांकि
काम तो ऐसा कुछ इसने दूसरी जंग अजीम में नहीं किया था, बस ये जर्नैल था और थोड़ा सा हिस्सा भी था इसका उस जंग के हवाले से। अदरवाइज ये खुद भी खुश नहीं था बहरहाल दूसरी जंग अजीम से। चर्चिल साहब वैसे फर्स्ट ईयर एट हैरो आपने पढ़ा हुआ है, इस तरह साथ साथ चीजें जोड़नी भी हैं आपने कि क्या मैंने इसके मुतालिक पढ़ रखा है। विंस्टन चर्चिल का फर्स्ट ईयर एट हैरो सेकंड ईयर में आपने पढ़ा था, कैसी चीज की जिंदगी क्या थी, और बचपन में भी नालायक था माशाल्लाह तालीम के हवाले से, और बड़े होते तक भी कोई काबिलियत से बोल चाल की थी जो इसमें एक कारीगरी थी, वो पेंटिंग थी, मौसीकी थी, लिटरेचर था, हिस्ट्री थी, ये सब इसकी अच्छी बातें थी। और इन अच्छी बातों में तमाम ग्रेट राइटर्स के पीछे जो एक बुरी बात, बुरी मतलब हमारे सिनेरियो में वो ये मिलेगी कि ये साहब उन कामयाब तरीन लोगों में से थे, उन कामयाब तरीन 0.1% लोगों, 0.1% में से थे कि जो सुबह नहीं उठ सकते थे। यानी 99.9% लोग जो हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं जितने कामयाब लोग हैं, लेकिन ये उन 0.1% में से था जो 10-11 बजे शराब के नशे से बाहर आता था, रात को खूब शराब पीते थे, सुबह ये 10-11 बजे उठते थे। खैर ये ऐसे ये हेमिंगवे को कब आइटम नहीं आया, जो पहले दे चुके हैं पेपर्स उनको सबको मालूम है, आपने भी जो पेपर्स देखने हैं हम भी देखेंगे। अर्नेस्ट हेमिंगवे कब नहीं आया मतलब पेपर्स में, और क्या ही खूबसूरत लाइफ स्टोरी इसकी, कहीं मोटिवेशन, कहीं बिल्कुल पेसिमिज्म, कहीं ऑप्टिमिज्म, और बीच में ये हेमिंगवे झूलते थे, आखिर खुदकुशी ही कर ली, जान ही छुड़वाई इससे। वो कौन सा कोई आसान काम है जो इन्होंने आखिर में किया। खैर ये लिस्ट दिखाना मकसूद थी, और ये देखें जी मतलब 1901 से शुरू है ना, तो ये 118 लोग 19 लोग बनेंगे। ये देखिए जी 2021 बल्कि 2120 लोग ही बन जाएंगे समझे, जो आजकल अपना आपके सामने है जी। आखिरी नाम आप शायद पढ़ भी चुके हो अखबार में इसके बारे में। तो कहने का मकसद ये है कि ये लिस्ट बजाते खुद इतनी अहम हो या ना हो, इसमें से एक तो खैर आता ही है कि आप नोबेल प्राइज विनर में किपलिंग है, हेमिंगवे है, एलिस मोर्नो है, माओया है, कौन है लिटरेचर का, और ये आपसे रेलेवेंट भी है, आप कह भी नहीं सकते भाई ये के मतलब नहीं है, तो इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है। खैर गुलाम मुर्तज़ा साहब आज तो देर की बातें हो रही हैं क्योंकि संडे भी है, और जाहिर है खैर वी आर नॉट सेल्फिश जी, चंदा बशीर कह रही हैं, होपफुली जी ऐसा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल कंपेटिटर्स कभी कभी हो भी जाते हैं, तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते रह रहे हैं, साथ साथ ये नोबेल प्राइज वाला भी आपको आ गया चैट बॉक्स में। दूसरा डॉक्यूमेंट जो मैं आपसे भी शेयर करने जा रहा हूँ वो भी आपको अभी मिल जाता है आपके बॉक्स में। ये दो डॉक्यूमेंट तो आप आज का गिफ्ट समझ लें, और बाकी के जो होंगे वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये है जी द टाइटल ऑफ पोइट लॉरिएट्स का। आप में से जितने लोग हैं जानते हैं पोइट लॉरिएट है क्या, नहीं पता, पढ़ाते हैं कहीं, पढ़ाना होना ही चाहिए। तो इंग्लिश लिटरेचर के स्पेशलाइजेशन आपने की हुई है, तो अगर डॉक्टर साहब से कोई पूछ ले कि रेटिना क्या होता है, और बस रेटिना रेटिना की रट लगाए रखे डॉक्टर, आप भी पोइट लॉरिएट पेपर्स में भी आता है, पता भी है, सुना भी है, पढ़ा भी है बीएस के साथ, होता क्या नहीं पता, तो ये जान लें। और पोइट लॉरिएट्स के हवाले से, तो ये है ना आपका पोइट लॉरिएट, तो पहले तो बोलना ही सीख लें इससे लॉरिएट। और बस हाईलाइट में कर चुका हूँ पहले, हमारा तो इतवार इसी पर ही लगता है सारा, और यही वजह है कि आपने कुछ ज्यादा नहीं करना होता, करना मैंने होता है, और जो एक दो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें बहुत महारत रखते हैं और जो प्रिपरेशन भी साथ साथ कर रहे हैं, तो ये पूरी 4-5 लोगों की टीम है जो आपके लिए करके रखती है। और यही इस फोरम का बुनियादी मकसद भी है कि आप सिर्फ फोकस्ड रहें अपनी प्रिपरेशन पर, ना कि मटेरियल इकट्ठा। मटेरियल क्या नहीं है मतलब इंटरनेट पर बुक्स में क्या नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्शन वेल डायरेक्टेड जो लोग हैं वही मंजिल तक हिट करेंगे मंजिल को। तो वाज द फर्स्ट ग्रांटेड इन इंग्लैंड 70 फॉर पोएटिक एक्सीलेंस। ठीक है जी, एक एक लाइन में कुछ कुछ सीख लेंगे तो जितनी बड़ी बाल्टी कर लेंगे, तो जो मेरे जरिए से नेचर जितनी गुजर सकती है मैं उसे गुजार दूंगा, बिल्कुल नहीं रोकूंगा। वो इसलिए कहा कि इसको पोइटिक नहीं पढ़ना, ये पोइटिक नहीं है। और बार बार याद दहानी करवाता हूँ कि आप स्पेशलाइज्ड हैं इंग्लिश में, आपकी स्पेशलाइजेशन है इंग्लिश में, इसे पोएटिक पढ़ेंगे ना कि पोइटिक। इट इज पोएटिक ना कि पोइटिक, देखना डिफरेंस, पोइटिक पोएटिक, पोइटिक पोएटिक।
सुनेंगे भी आप इसके बाद में जब भी अपना मोबाइल ऑन करेंगे। आजकल कौन सा इल्म इतना महंगा रह गया है। तो जी पोएटिक एक्सीलेंस की वजह 17th सेंचुरी में पहली बार मिला था। द पोस्ट हैज बिकम फ्री ऑफ स्पेसिफिक पोएटिक ड्यूटीज बट इट्स होल्डर रिमेन्स अ सैलरीड मेंबर ऑफ द ब्रिटिश रॉयल हाउस होल्ड। ये असल काम है कि ये जिसे दिया जाता था वो ब्रिटिश हाउस होल्ड का मुस्तकिल मेंबर नहीं बल्कि पेड होता था, यानी पेड पोइट्स थे। यूं कह लें जो भी इवेंट आता था ना, जैसे हमारा 14th अगस्त आता है या कुछ भी 23rd मार्च आता है या कोई हल्फ बर्दारी है या कोई भी प्राइम मिनिस्टर का असेंबली का मॉडर्न दौर के हवाले से अगर समझाऊं, कोई भी इवेंट आएगा ना गवर्नमेंट का, उस पे जो हमारा पोएट लॉरिएट है ना, वो पोइम लिख के देगा, वो नज्म लिख के देगा। ये उसकी जिम्मेदारी होती थी कि बादशाहों के लिए पोइम्स लिखने और जो भी सरकारी इवेंट आने वाला है उस पर नज्म लिखे, जो यानी सरकार कहेगी वो उस पर नज्म लिख देगा। ये काम होता था पोएट लॉरिएट का, यानी ये सरकारी शायर होते थे। और इसका रिवाज यहाँ ब्रिटिश में तो था ही था 17th सेंचुरी से। हमारे यहाँ भी जब हम गालिब और ज़ौक़ का सुनते हैं जो आपस में लड़ते रहते थे इस हवाले से, ये भी मतलब बना है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना इस शहर में गालिब की आबरू क्या है। ये शेर आपने सुने हुए हैं। तो इसको भी साथ साथ चलाते रहें, ये इररिलेवेंट बिल्कुल नहीं है। ऊपर मतलब उर्दू का आएगा आइटम, एक तो आएगा, दो आइटम आएंगे उर्दू के, किसका शेर है किसका नहीं है, ये भी साथ साथ चलते रहें। जैसे मैंने कहा हर चीज है हमें इन दिनों में आपके लिए रिक्रूट कर लेंगे हमने, या कोई भी पोइट जो उस वक्त का सबसे बड़ा शायर होगा रहे, ये सब रहे, वर्ड्सवर्थ रहा, कौन नहीं रहा, मतलब टेनिसन सब रहे, और टिल डेथ भी रहे कुछ तो। और टेनिसन क्यों ना रहता, वो तो वर्ड्सवर्थ के होते हुए, वर्ड्सवर्थ ने खुद ही कह दिया था कि मुझे लोग सबसे बड़ा शायर समझते रहे, लेकिन मैं इस महफिल में, एक महफिल में इकट्ठे थे तो कह दिया था वर्ड्सवर्थ ने कि हमारे अहद का सबसे बड़ा सबसे नुमाइंदा शायर जो है वो टेनिसन है। खैर ये बड़ी बात थी, जो इतने बड़े शायर ने दूसरे बड़े शायर का एतराफ किया अपने दौर ही में। हालांकि वर्ड्सवर्थ जिंदा है, लेकिन वर्ड्सवर्थ का दौर 1830 में खत्म हो गया। जो ही टेनिसन ने एल्फ्रेड लिखा ना, तो समझो बात खत्म हो गई। वो अपनी पोइम जो लव लव एल्फ्रेड के लिए लिखी, प्रूफ्रॉक जो लिखा उसने सॉन्ग जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक पर, खत्म हो गया दौर वर्ड्सवर्थ का। एक नया शायर पैदा हो गया और फिर नज्म दर नज्म वीक बाय वीक लिखी। तो समझो वर्ड्सवर्थ अपने जीते जी 20 साल उसके बिल्कुल खत्म थे। 1830 से 1850 में जब वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई तो वो 20 साल इसके गुमनामी के थे, समझें। अच्छा जनाब, बात वापस आते हैं स्क्रीन पर। बेन जॉनसन को पहले सबसे जो पेंशन लगी ऐसा शायर, और 1668 में तय हो गया। और फिर जो है वो लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट्स भी हुई। पोजीशन वाज लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट थी, जब तक जिंदा रहता था शायर उसी पर कायम रहता था, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा नहीं रहा। ये पोइट लॉरिएट्स की लिस्ट है जी, ये पूरी लिस्ट है। जॉन ड्राइडन सबसे, जैसे 1668 यहाँ पढ़ा ना आपने, कि ये देखें आफ्टर 1668 1668 से पोइट लॉरिएट का पूरे रूल्स रेगुलेशंस बन गए और मिलने लगे मतलब ओहदे। और उसके बाद जनाब फिर ये 10 साल की टर्म होने लग गई इनकी। तो जॉन ड्राइडन पहला शायर है 1668 से 89 तक, 89 तक, जिसको पोइट लॉरिएट। ये आपने लिस्ट याद रखनी है। और ये वो जो विनर्स थे नोबेल प्राइज के, ये लिस्ट उससे भी अहम है। टेड ह्यूज है इसमें, एंड्रयू मोशन है इसमें, डफी है इसमें, आर्मिटेज है, ये सारे मतलब आपको नजर आ रहे हैं। जो अब का है ये तो आर्मिटेज आपने पढ़ा है, अभी का है ये तो अभी ये, हाँ ये 19 का है। लेकिन मैं अपने आप का ऐसा करता हूँ कि अपने को तो यहाँ से, क्योंकि ये इतना अहम डॉक्यूमेंट है कि मेरी जरूरत नहीं है यहाँ, आप मुकम्मल इस पर फोकस करें। ये है जी वो हमारा पेपर जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, पास्ट पेपर्स। और ये भी उसी तरह मैं यहाँ एक ऐड ये जरूर करूंगा कि ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने ये आइटम्स जो आ चुके हैं पहले, ये इतने अहम नहीं है जितना अहम ये बात है कि ये सारे ही अहम राइटर्स हैं जो डिस्ट्रैक्टर्स में आए हुए हैं, यहाँ जो ऑप्शंस में आए हुए हैं। देखें पहला आइटम, द सब्जुगेशन ऑफ विमेन 1869 में इज एन इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। और ये किसका टेक्स्ट है? ये जाहिर है कि जॉन मिल का है। इस पता है आपको, पेपर्स भी आपके पास होंगे, ये बहुत कुछ मटेरियल जैसे मैंने कहा, लेकिन डायरेक्शन अब ये कौन करेगा कि जॉर्ज एलियट के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले, बायरन के बारे में, हार्डी, ये सारे ये अहम है। लेकिन ये देखें जी हमने जो यहाँ किया हुआ है वो ये है कि यहाँ इनका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी थोड़ी थोड़ी।
और यहाँ से आप इसे बआसानी जो है वो पढ़ सकते हैं। और इसे मैं जूम कर देता हूँ, जो क्लास लेते हैं उनको मालूम है कि हमने इसे पिछले साल भी, ये देखें यहाँ हमने क्लिक किया और ये उसकी सारी तफसील आ गई, जॉन मिल और सब्जुगेशन ऑफ विमेन की छोटी समरी यहाँ आ गई। तो ये हम करते हैं, जो कल से हम ये भी एडअप कर रहे हैं कि पिछले पेपर्स, जो नए लोग हैं खास तौर पे पहली बार, वो हमेशा यही सवाल करते हैं कि पास्ट पेपर्स पास, और उनका सवाल बजा है क्योंकि ये आइटम नहीं आना, अब ये आइटम आपके लिए फजूल है, ये कारतूस चल चुका है, लेकिन उस कारतूस की राख से हमने एक और आइटम क्रिएट करना होता है। ये कारीगरी है, इनफैक्ट ये टेक्निक है। तो वो कैसे कर सकते हैं वो जनाब, ये जितने भी यहाँ चारों आए हुए हैं ये अहम है, और ये देखें जो इसका जवाब है उसकी हम तफसील पढ़ लेंगे। ये सारे गैर अहम तो कोई भी नहीं है, ना यूलिसीज, ना ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ना मॉड इसकी, और ना क्रॉसिंग दी बार, सारी ही टेनिसन की शाहकार है। तो इन चारों का हम छोटा छोटा जिक्र कर लेते हैं। और खास तौर पे जो यहाँ आइटम आया हुआ है मॉड का, ये देखें जी, पोएम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, कंपोज्ड इन 1854। जाहिर है कि आइटम यूं आ सकता है, मॉड बाय टेनिसन वाज रिटन इन डैश, वो 1854 है। तो हम ये जो राउंड अबाउट्स हैं जो यहाँ पर आपके लिए ये सारी मेहनत करके रखी गई है,